मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और उसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने से पहले इंग्लैंड दुनिया का सबसे गरीब देश था। इंग्लैंड के इतिहासकार बताते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नहीं आई थी, उससे पहले 15वीं-16वीं सदी के अंदर इंग्लैंड में 3.5 लोग भूख और प्यास से मर गए थे। जिस देश की जनसंख्या कुल 6 करोड़ हो और उस देश की 6 करोड़ जनसंख्या में से अगर 3.5 लोग भूख और प्यास से मर जाएं, तो ये एक सोचने वाली बात है कि आप जान सकते हो कि वो देश कितना गरीब होगा। मगर जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो अंग्रेजों ने भारत को लूट लूट करके अपनी गरीबी खत्म कर ली और अपने देश को अमीर बना दिया। 1860 में 1857 में देश के अंदर जो ना क्रांति हुई आज़ादी के लिए, और 1860 में अंग्रेजों की पार्लियामेंट में एक बहस हुई, एक सत्र बुलाया गया और अंग्रेजों के राजा ने उन अंग्रेजों के अधिकारियों को, नेताओं को कहा कि 1857 में जो भारतीयों ने जो विद्रोह किया, जो क्रांति की, उसका मूल कारण क्या है। तो वो अंग्रेज अधिकारी एक एक करके अपना बयान दर्ज कराते हैं। ये अंग्रेजों की पूरे जो ना रिकॉर्ड में है कि उन्होंने अपना अपना बयान दर्ज करवाया है। एक अंग्रेज अधिकारी कहते हैं कि उसका पहला कारण है कि हमने भारत को लूटा, इससे भारतीय नाराज होकर के भारतीयों ने विद्रोह किया। और दूसरा अधिकारी कहता कि हमने भारत को लूटा, वो तो सही, लूटा तो लूटा, लेकिन उसके बाद में हमने भारतीयों को जबरदस्ती मार पीट कर उनको ईसाई बनाया। ये दूसरा कारण है भारतीयों का विद्रोह करने का। फिर तीसरा एक अधिकारी कहता है कि हमने भारत की जो पवित्र, जो भारत माता, भारत की जो गौ माता बोलते हैं जिस पशु को, गाय को, उस गाय को हमने काटा और काट करके हमने उसका मांस खाया, मांस खाते थे हम, उससे और ज़्यादा भारतीय भड़के। क्योंकि 1760 में अंग्रेजों ने पहला बुच्चड़ खाना भारत में बनाया था कलकत्ता के अंदर, और उसमें लाखों गायें रोजाना की काटी जाती थी। और वो बुच्चड़ खाना आज भी है, तब से लेके आज तक लगातार भारत के अंदर प्रतिदिन लाखों करोड़ गायें कटती हैं और गायों का जो मांस है वो पैक होकर के विदेशों में बिकने जाता है। तो उसके बनाए हुए आज के उस बुच्चड़ खानों को आज तक भारत की सरकार जो है ना बंद नहीं करवा सकी। उसके बाद में उनका राजा बोलता है, इंग्लैंड का राजा बोलता है कि ये विद्रोह भारतीयों ने जो किया तो उसमें पैसा लगा होगा, खर्चा आया होगा। तो भारत के अंदर एक जो अंग्रेज अधिकारी था जो 17 साल रह गए, गलती से बच करके वो इंग्लैंड चला गया था, वो कहता है कि भारत के अंदर इस विद्रोह के अंदर टोटल खर्चा 480 लाख करोड़ का आया। तब उनका राजा कहता है कि 480 लाख करोड़ रुपये भारतीय लाए कहाँ से। तब वो अंग्रेज अधिकारी कहता है कि ये भारतीयों को, ये जो क्रांतिकारी था, विद्रोही दो थे जो विद्रोह करने वाले, उनको ये 480 लाख करोड़ का दान देने वाले सारे के सारे उद्योगपति, व्यापारी, कारीगर और किसान लोग थे, जिन्होंने इन क्रांतिकारियों को ये पैसा 480 लाख करोड़ दान में दिया। तब अंग्रेज है उस राजा ने कहा कि तब तो कुछ और उपाय करना पड़ेगा ताकि भारतीय आगे भविष्य में इस प्रकार का विद्रोह ना कर सके, अंग्रेजों के साथ लड़ाई करने के लिए ऐसी इस प्रकार के जो ना दान दोबारा भारत के उद्योगपति या व्यापारी या किसान दोबारा ना दे सके, इसके लिए कोई न कोई ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने एक सिस्टम बनाया 1860 में। इन्होंने कहा कि अब तक जो हम लूट रहे थे उससे देशों में विदेशों में हमारी बदनामी भी हो रही थी, मगर अब इस प्रकार का एक सिस्टम बनाएं ताकि हमारी विदेशों में बदनामी भी ना हो कि देखो कि अंग्रेज भारत को कैसे लूट रहे हैं, हमारी बदनामी भी ना हो और हम भारत को अच्छी तरह लूट भी लें। तो उन्होंने 1860 में एक कानून बनाया, इनकम टैक्स कानून। अंग्रेजों ने फैसला लिया कि भारतीय जितना कमाते हैं उस कमाई के ऊपर इनके ऊपर जो है कर लगाओ, इनकम टैक्स। तो इन्होंने भारतीयों के ऊपर 97% इनकम टैक्स लगाया। अगर आपने 100 रुपये कमाए हैं तो 97 रुपये आपको अंग्रेज सरकार को देना होगा, मात्र 3 रुपये आपके पास बचेगा। उसके बाद में किसी और अधिकारी ने कहा क्या हमको भारतीयों के ऊपर इनकम टैक्स लगाना है और प्रकार के भी जो किसी प्रकार के टैक्स लगाने हैं।
तो वहाँ पे फैसला हुआ कि भारतीय जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो उद्योगों में जो प्रोडक्शन करते हैं, उन पे भी टैक्स लगाओ। तो अंग्रेजों ने भारतीयों पे एक टैक्स लगाया, एक्साइज ड्यूटी, और वो एक्साइज ड्यूटी भारतीयों पे अंग्रेजों ने लगाई 350%। उसके बाद में हमने प्रोडक्शन किया, फिर वो माल हम जहाँ भारतीय बेचने जाते हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगाओ। तो उन्होंने फिर लगाया सेल टैक्स, और सेल टैक्स भारतीयों पे अंग्रेजों ने लगाया 180%। इतना बड़ा टैक्स भारतीयों पे लगाया। उसके बाद में एक गांव से दूसरे गांव में माल जाता है, उस पर भी टैक्स, उस माल से फिर दूसरे गांव से माल आता है, उस पर भी टैक्स लगाया। अगर मान लो दिल्ली से माल किसी गांव में जा रहा है तो उस पर लगाया इन्होंने ऑक्ट्रॉय टैक्स, 50 से 60% लगाया इन्होंने ऑक्ट्रॉय टैक्स लगाया। और फिर गांव से दूसरे गांव में अगर वो माल निकासी होता जाता है तो फिर उन्होंने उसके ऊपर टैक्स लगा, एग्जिट टैक्स 60 से 70%। उसके बाद इन्होंने कहीं कहीं तो 250% भी टैक्स लगाया उन्होंने, और कहीं कहीं पर उसके बाद में इन्होंने एक टैक्स और लगाया, कॉरपोरेशन टैक्स, 70 से 80% कॉरपोरेशन टैक्स भी लगाया इन्होंने। तो इस प्रकार के अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर 22-23 प्रकार के टैक्स लगा करके भारत को बड़ा तब भी अच्छे लूटा। उसके बाद में अंग्रेजों के राजा ने कहा कि जब ये 480 लाख जो करोड़ जो भारतीयों ने जो दान दिया इन क्रांतिकारियों को, इन विद्रोहियों को, तो ये पैसा ये लाए कहाँ से भारतीय? तब वो अंग्रेज अधिकारी कहता है कि ये भारतीयों ने व्यापार करके कमाया है, क्योंकि भारत का जो व्यापार है वो भारत भी माल प्रोडक्शन करके बाहर विदेशों में बेचते हैं और देश के अंदर ही बेचते हैं। तो इन्होंने जो कमाया, उस कमाई से इनके पास जो पैसा बचा, उस पैसे को इन्होंने क्रांतिकारियों को दान में दिया। तब उस राजा ने कहा कि इनके ऊपर ये सारे के सारे टैक्स लगाओ, और टैक्स लगा करके कानून बना करके लूटो, ताकि हमारी बदनामी भी ना हो और हम भारतीयों को अच्छी तरह से लूट भी सके। तो इस प्रकार से इन्होंने 1860 में कानून बनाया, टैक्सेशन सिस्टम बनाया, और वो कानून के नाम से इन्होंने ठगना शुरू किया। और उससे पहले 1860 से पहले ये लोग वैसे लूटते थे, वसूली के नाम पे लूटते थे, वसूली करते थे, जगह जगह किसानों पे जाके, उद्योगपतियों पे, व्यापारियों पे, दुकानदारों पे जाके वसूली करके ठोकते थे। लेकिन 1860 के बाद में इन्होंने कानून बनाया, और कानून बना करके इन्होंने टैक्स लागू किया 22-23 प्रकार के, और वह टैक्स बना के भारत को लूटना शुरू किया। और आज भारत की जो स्थिति है वो अंग्रेजों के कानून के द्वारा बनाए गए टैक्सेशन सिस्टम से है। मगर वो थे अंग्रेज विदेशी जो हमारे देश को लूट के जा चुके हैं। वो समझ में आता है कि वो विदेशी थे, हमारे देश को लूट लिया, लेकिन आज भी वो सिस्टम, वो कानून, वो कर व्यवस्था आज भी हमारे देश में 75 साल के बाद भी चल रही है। उस समय अंग्रेजों ने 22-23 प्रकार के टैक्स लगा के भारत को लूटा था, मगर आज देश के जो काले अंग्रेज जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे, इन्होंने 64 प्रकार के टैक्स लगा रखे हैं और भारत को लूटने का काम कर रहे हैं। तो उन अंग्रेजों में, इन काले अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं है। हमारे क्रांतिकारियों का सपना ये नहीं था, हमारे क्रांतिकारियों का सपना ये था, हमारे गांधी जी का सपना ये था कि जैसे ही भारत आज़ाद होगा तो भारत को बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, भारत में किसी प्रकार का कोई कर नहीं होगा। अगर कर नहीं होगा तो भारत में भ्रष्टाचार भी नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा तो भारत में महंगाई भी नहीं होगी, महंगाई नहीं होगी तो गरीबी भी नहीं होगी, भुखमरी भी नहीं होगी। तो भारत को बहुत खुशहाल राष्ट्र बनाना चाहते थे, मगर शायद उन हमारे क्रांतिकारियों का सपना इस सरकार ने पूरा नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि जब हमारी देश की सत्ता का स्थानांतरण अंग्रेज करके गया तो उन लोगों के हाथ में सत्ता आ गई जो लोग अंग्रेजों के पिट्ठू थे। क्योंकि क्रांतिकारी हमारे दो ग्रुप में थे, एक वो थे जो अंग्रेजों के साथ में मिलकर सरकार बनाना चाहते थे, और एक वो थे जो देश को पूरी तरह पूर्ण रूप से आज़ाद और स्वतंत्र कराना चाहते थे। और एक दूसरा ग्रुप था जिसमें ये पंडित नेहरू जैसे और पंडित नेहरू का मंत्रिमंडल, वो एक लोग थे जो ये चाहते थे कि हम सरकार अंग्रेजों से साठ गांठ करके एक सरकार बनाए और अंग्रेजों का कोई प्रधानमंत्री बन जाए, और नेहरू जी का जो मोतीलाल नेहरू जो था उनका जो है मंत्रिमंडल, वो सारे मंत्री बन जाएं। तो जब जैसे ही देश का सत्ता का स्थानांतरण हुआ तो वो क्रांतिकारियों के हाथ में सत्ता ना जा करके इन अंग्रेजों के पिट्ठों के हाथ में आ गई, इस कांग्रेस सरकार की, उस समय की कांग्रेस सरकार थी जो नेहरू जी का जो परिवार था। तो नेहरू जी, कांग्रेस का मतलब नेहरू जी, तो ये सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में चलेगी। इसलिए
आज देश को 75-76 साल आज़ाद हुए हो गया, लेकिन देश के अंदर अंग्रेजों की न कानून व्यवस्था बदली है, न टैक्स व्यवस्था बदली है, न शिक्षा व्यवस्था बदली है, न कोई भी प्रकार का सिस्टम बदला है। सारी की सारी वही व्यवस्थाएं जो अंग्रेजों के समय में लगाई हुई थी। उस समय हमारे क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में क्रांति करी, क्योंकि हमारे उस आज़ादी की क्रांति में 4.5 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया था। अगर जब 4.5 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया होगा तो आप मान लो कि अगर एक तलवार भी एक आदमी के हाथ में होगी तो 4.5 करोड़ तलवारें बनी होंगी। उसके लिए कितना टनों लोहा आया होगा, कितनी भट्टियाँ बनी होंगी, और उसके बाद में कितना ब्लास्ट फर्निश बना होगा जो तलवार वगैरह को बनाने के लिए, लोहे को गलाने के लिए। और कितनी दुनिया भर की राइफलें बनी होगी, बंदूकें बनी होगी, पिस्टल बना होगा, हंसिए बने होंगे, हथौड़े बने होंगे, तलवारें बनी होंगी। ये सब बनाने के लिए जो टोटल जो खर्च आया वो 480 लाख करोड़ के आया। जो अंग्रेजों का जो राजा पूछ रहा था कि 480 लाख करोड़ रुपये आए कहाँ से, तो ये 480 लाख करोड़ रुपये हमारे देश के उद्योगपतियों ने, व्यापारियों ने और कारीगरों ने और किसानों ने दिया था। लेकिन उसके बाद में हमारे देश के उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, कारीगरों को, किसानों को, नौकरी पेशा लोगों को इतना गरीब लूट करके अंग्रेजों इतना गरीब बना दिया, वो टैक्स देने के लायक बचे ही नहीं। वो टैक्स इतना भर देते कि वो दान देने लायक के बचे ही नहीं। तो अगर आज अंग्रेजों की जो चली हुई आ रही 75 साल से जो परंपरा है, टैक्स की हो, चाहे कानून की हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था की हो, कुछ भी हो, अगर इसको आपको पूरी तरह से मिटाना है, अगर क्रांतिकारियों को सपनों का भारत बनाना है, गांधी जी के सपनों का भारत बनाना है, तो फिर एक बार इस देश के अंदर क्रांति करनी होगी। जिस प्रकार से गांधी जी ने क्रांति की, उसके बाद में लाला लाजपत राय ने, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर ने क्रांति की थी, स्वदेशी क्रांति की थी उन्होंने 1905 में। गांधी जी ने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1905 में 2 स्वदेशी क्रांति करी थी, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके और स्वदेशी वस्तुओं को लागू करने के लिए जो क्रांति की थी, वही क्रांति आज फिर, वही आंदोलन आज फिर करने की जरूरत है। विदेशी कंपनी का बहिष्कार करना होगा, और विदेशी कंपनियों की बनाई गई प्रोडक्शन, विदेशी कंपनियों को वस्तुओं का बहिष्कार करना होगा। तब जाके देश का पैसा देश में रहेगा और देश के विकास में आएगा। आज क्या होता है कि आज जितनी भी अंग्रेजों की, विदेशों की जो कंपनियां देश में काम कर रही हैं, वो सारी चीज़ें उन्हीं के यहाँ बिक रही हैं। और हमारे फिल्म इंडस्ट्री के महान और ये क्रिकेटर उन कंपनियों का टीवी पर ऐड देते हैं, उनका माल बेचने का काम करते हैं। ये फिल्म इंडस्ट्री के महान और ये क्रिकेटर, ये भी किसी देशद्रोही से कम नहीं है, क्योंकि ये भी विदेशी कंपनियों का वस्तुओं का प्रचार प्रसार करते हैं, और वो भारतीय हमारे उसको खरीदते हैं, और हमारा भारत का पैसा विदेशों में जाता है। विदेश अमीर होते जा रहे हैं और भारत गरीब होता जा रहा है। अगर आप इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, क्रांतिकारियों का सपना साकार करना चाहते हैं, गांधी जी का सपना साकार करना चाहते हैं, तो एक बार फिर क्रांति में मेरे साथ जुड़िए। और क्रांति ही एक ऐसा रास्ता है जिसके रास्ते पर चल करके हम इस पूरी अंग्रेजों की शासन व्यवस्था को, अंग्रेजों की कानून व्यवस्था को, अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था को, अंग्रेजी कर व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। ये सरकारें कभी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि सरकारों का काम ये है लूटना। पहले गोरे अंग्रेज लूट रहे थे, आज काले अंग्रेज लूट रहे हैं। तो ये काले अंग्रेज नहीं चाहते हैं कि देश के अंदर खुशहाली आए, देश की गरीबी मिटे, देश की भुखमरी मिटे, देश में बेरोजगारी मिटे। ये काले अंग्रेज नहीं चाहते हैं। इसको करने के लिए जब जब देश में क्रांति हुई है, जनता ने क्रांति की है, सरकारें कभी क्रांति नहीं करती हैं। और क्रांति जब भी होगी संसद के बाहर होगी, संसद के अंदर कोई क्रांति नहीं है। कोई ये कहे कि मैं पार्टी बना के, सत्ता में आके, नेता बन के संसद भवन में जाके क्रांति कर लूँगा, ये असंभव है। क्योंकि वहाँ का रूल रेगुलेशन सब अंग्रेजों के। संसद भवन के अंदर जाके या विधानसभा के अंदर बैठ के कभी क्रांति नहीं हो सकती। क्रांति जब भी होगी सड़क पे होगी और संसद भवन के बाहर होगी। तो आज तक जितनी भी क्रांति हुई, हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, दुनिया भर की क्रांतियाँ हुई, सारी की सारी संसद से बाहर हुई हैं, और रोड पे आके जनता एकजुट होकर के एक नारे के साथ एक क्रांति का आगाज किया है और उस व्यवस्था को बदला है। इसी प्रकार से 1975 में भी एक क्रांति, एक आंदोलन हुआ था, जेपी आंदोलन, इंदिरा गांधी की सत्ता को पलट कर रख दिया था। तो जो जनता, जो देश की नागरिक किसी भी पार्टी को सत्ता में ला करके सीट पर बैठा सकते हैं, वो सरकार को सीट से, सत्ता से हटा भी सकते हैं। और जब तक ये नहीं करेंगे, जब तक ये क्रांति, जब तक ये आंदोलन नहीं करेंगे, ना तो अंग्रेजों की कानून व्यवस्था बदलेगी, ना अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी, न अंग्रेजों का लागू किए हुए अनाप शनाप कर व्यवस्था बदलेगी। अंग्रेजों ने 23 प्रकार के कर लगा रखे थे, आज के काले अंग्रेजों ने 64 प्रकार के टैक्स हम पर ठोक रखे हैं। इसलिए हमारा देश गरीब है, इसलिए हमारे देश में भुखमरी है, इसलिए हमारे देश में बेरोजगारी है। अगर इन सब चीज़ों का निवारण चाहते हैं तो जितने देश के नौजवान युवा जहाँ तक ये सुन रहे हैं,
उन सबको एकजुट होकर के मेरे साथ मिलकर के दोबारा से क्रांति का रास्ता अपना करके हम इन चीज़ों को बहाल कर सकते हैं। अन्यथा ये ऐसे ही होता रहेगा। या तो जो हो रहा है उसको सहन करते रहो, जो हो रहा होने दो। अगर बदलाव चाहते तो बाहर निकलो और क्रांति के रास्ते पर चल के इन सब चीज़ों का विनाश करो। इन पार्टियों को, ये जो लुटेरी पार्टियां बैठी अंग्रेज, काले अंग्रेजों की, इनको सबक सिखाना है, इनको सत्ता से उतारना है और किसी अच्छे ईमानदार वफादार लोगों को पार्लियामेंट में भेजना है। तो क्रांति के रास्ते पे मेरे साथ आना ही होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन ही क्रांति का आंदोलन करना ही होगा। अदरवाइज इस देश का कोई समाधान नहीं है। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।